नमस्कार दोस्तों। डेली डिफेंस पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सीरीज के 5वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है पेन और पेपर आप लेकर के बैठे होंगे, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलें। तो दोस्तों चलिए उड़ान भरते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल बहुत ही प्यारा है। हु और विच अमंग द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? दोस्तों ब्रिक्स जिसमें बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यानी इंडिया, चाइना, रसिया, ये तीनों देश ब्रिक्स के मेंबर हैं, बट जापान इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अभी रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कुछ नए देश इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई, ये इनको फुल मेंबरशिप दी गई है ब्रिक्स की। ठीक है, तो ब्रिक्स के अंदर में पहले 5 देश आते थे, अब इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई 5 और देश जुड़ गए हैं। यानी ब्रिक्स में अब कुल देशों की संख्या 10 हो गई है। तो आप अपने नोट्स में इसको दर्ज कर लेंगे। ठीक है जी। सो ब्रिक्स इज द एसोसिएशन ऑफ 5 कंट्रीज, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बट 5 मोर कंट्रीज हैज बीन इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। नाउ आज के सेशन का दूसरा सवाल है डनकन पैसेज से रिलेटेड। डनकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, और ये सीडीएस 1999 में पूछा गया है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, मिनिकॉय एंड एमिंडिव, मिनिकॉय एंड मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, या साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। डू यू हैव एनी आइडिया? चलो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ना मैप पे लेकर के चलता हूं। ये है आपका लिटिल अंडमान। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये आपका लिटिल अंडमान है और ये आपका साउथ अंडमान है, और इन दोनों के बीच में है आपका डक्कन प्लेट्यू। इसी के बीच में 10 डिग्री चैनल भी आता है। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा होगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है ना, उसमें मैं बताऊंगा कि 10 डिग्री चैनल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार डक्कन पैसेज जो है, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल का स्ट्रेट आता है ना, वैसे ही एक स्ट्रेट है, इंडियन ओशियन के अंदर में लोकेटेड है, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है। यानी उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डनकन पैसेज आता है। ठीक है, लेकिन यहां से एक और सवाल इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी मैंने बताया, दैट इज 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल से रिलेटेड भी सवाल पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे सीडीएस 2011 में 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आ जाएगा? अगेन साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है जी। तो ये सारे सवाल जो आपको, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ाई नहीं करी है, उसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिसको हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उसको बहुत जल्दी भूलते हैं। तो इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट अस मूव अहेड। विच ऑफ द गिवन डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स? इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए करते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? यहां से रिलेटेड 2-3 सवाल और पूछा जा सकता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से तो सवाल पूछा ही जाता है, साथ ही साथ आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज और डब्ल्यूबीसी का 3 to 5 डेज, राइट। नाउ ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स, और इसका आविष्कार किसने करा? लुइस चार्ल्स मालासेज ने। लुइस चार्ल्स मालासेज ने सबसे पहले हेमोसाइटोमीटर बनाया था, और हेमोसाइटोमीटर का काम है ब्लड सेल्स को काउंट करना। सो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। अगला सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। यार रिसेंटली अभी एफकैट वाली जो नई बैच आई है ध्रुव, उसमें भी मैंने ये सवाल पढ़ाया है। और देखो एफकैट और सीडीएस में ना अप्रॉक्स 25% क्वेश्चन सिमिलर होते हैं।
ठीक है। हालांकि सीडीएस काफी अपर लेवल होता है, इसका जीएस जो होता है वो काफी अलग होता है एफकैट से, लेकिन अप्रोक्स 25% क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। अगर आपने एफकैट अच्छे से पढ़ा है तो 25% क्वेश्चन आप सीडीएस के कर पाओगे। तो यार ये 1993 में पूछा गया था कि स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। अब यार म्यांमार से रिलेटेड मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था, मेमोनिक सिखाया था, अरुणा मामी। तो इधर हो गया अरु, इधर हो गया ना, मा, मी, यानी ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। यानी ये जो 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट का जो बाउंड्री है ना वो म्यांमार से टच करता है, यानी म्यांमार के साथ शेयर होता है। अगर मैं आपको इंडिया के मैप में जूम करके दिखाऊं तो भी यहां भी आप देख सकते हैं अरुणाचल, नागालैंड, म्यांमार और मिजोरम, अरुणामामी। तो अरुणामामी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है जी। अब दोस्तों वक्त आ गया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर प्रकाश डालने का। तो चलिए कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने को तैयार हैं। नाउ हु वाज द फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई सोलो इन इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्क्वाड्रन? फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई सोलो, डू यू हैव एनी आइडिया? कई बार हमने क्लास में भी, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में भी डिस्कस करा है। वैसे दोस्तों मैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के बारे में बताऊं तो मेरी जीके की जो क्लास है वो शाम के 7 बजे आती है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस अगर आपको पॉल के थ्रू करनी है तो आप शाम के 7 बजे वाले क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाकर के और प्रियंक प्रभात सर्च करेंगे और शाम को 7 बजे आप लाइव आ जाएंगे। फ्री क्लासेस है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जनरल साइंस की एक फ्री लाइव क्लास चलती है, दैट इज एट 11 PM। ठीक है, तो दीज आर द 2 फ्री लाइव क्लासेस। प्लस क्लासेस जो है वो मेरी 3 बजे से 5 बजे तक चलती है रीजनिंग की, और रात में 9 बजे से 10:30 बजे तक चलती है जीएस की, दैट इज फॉर एफकैट। ठीक है, जो स्पेशल क्लासेस हैं दैट इज फॉर सीडीएस एंड एफकैट बोथ। तो पहली फीमेल पायलट जिन्होंने सोलो फ्लाई करा है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन के लिए, उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला पायलट है इंडियन एयरफोर्स की जिन्होंने सोलो फ्लाई करा, और इन्होंने जिस एयरक्राफ्ट को उड़ाया था उसका नाम था MiG-21। ठीक है जी, तो MiG-21 बाइसन को 2018 में इन्होंने पहली बार उड़ाया था। दोस्तों MiG-21 के बारे में कहा जाता है फ्लाइंग कॉफिन। क्यों कहते हैं इसको फ्लाइंग कॉफिन? क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहे हैं रिसेंटली, और ये जो MiG-21 है ना, इसको अब एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स से रिटायर भी कर दिया गया है, क्योंकि इसने देखो अपने टाइम का तो ये किंग हुआ करता था MiG-21। अभी आपने देखा होगा अभिनंदन जी के द्वारा जो पाकिस्तान के F-16 को भगाया गया था, उसमें भी MiG-21 का ही इस्तेमाल हुआ था। लेकिन पुराना हो जाने के कारण इसके क्रैशेस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 को अब रिटायर कर दिया है। ठीक है, नाउ आपको कमेंट में बताना है कि MiG-21 जब रिटायर हो रहा है तो इसको रिप्लेस कौन सा एयरक्राफ्ट करेगा, किस एयरक्राफ्ट के थ्रू इसको रिप्लेस किया जाएगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट में बता दीजिए। साथियों अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं अवनी चतुर्वेदी के बारे में। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1993 को हुआ था, एंड सी इज एन इंडियन पायलट फ्रॉम रेवा डिस्ट्रिक्ट। आप में से भी बहुत सारे बच्चे एमपी से होंगे, जिसको हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा डायमंड की माइनिंग यहीं पे होती है, हालांकि डायमंड सिटी सूरत को बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो 70 से 80% हीरा है वो सूरत में ही तराशा जाता है। और इस बार एफकैट के एग्जाम में वो क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो अवनी चतुर्वेदी वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट ऑफ इंडिया, और उनके 2 और मित्र हैं जिनका नाम है मोहना सिंह एंड भावना कंठ। ठीक है, तो ये भी फीमेल फाइटर पायलट्स हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स की। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। अगला सवाल है सागरिका या K-15 मिसाइल जो कि भारत के द्वारा डेवलप किया गया है, इज डिजाइन टू बी लॉन्च फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म? इसके बारे में मैंने आपको प्लस क्लासेस में भी पढ़ाया है कल के क्लास में, और स्पेशल क्लासेस में भी प्रैक्टिस कराया है। तो यार जैसा कि आप देख रहे हो, ये समुद्री तट दिख रहा है, समुद्री क्षेत्र दिख रहा है, तो एयरक्राफ्ट तो है नहीं। ठीक है, लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर है नहीं। ठीक है, शिप और सबमरीन, आपको क्या लगता है दोस्त? सागरिका जिसको हम K-15 के नाम से भी जानते हैं, ये सबमरीन से लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडियन सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसको हम लोग K-15 के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्रेड प्रोवाइडिंग सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो याद रखिएगा, सबमरीन से लॉन्च होने वाला है सागरिका K-15 मिसाइल। इट इज अ टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। अब बात करते हैं पृथ्वी मिसाइल की। देखो, कल के प्लस क्लास में मैंने आपको सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में ही पढ़ाया था, ठीक है, कि कौन से हमारे नए वेपन्स हैं, कौन से हमारे नए मिसाइल्स हैं, किस तरीके के मिसाइल हैं, सरफेस टू सरफेस हैं, सरफेस टू एयर हैं। तो कल रात के 9 बजे वाली जो प्लस क्लास है उसको आप देख लीजिएगा। पृथ्वी मिसाइल सीरीज जो कि डेवलप किया गया है भारत के द्वारा, यानी इंडिजिनस है। तो पृथ्वी ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, दैट इज प्राइमरली डिजाइन फॉर विच टाइप ऑफ वारफेयर। किस तरीके की लड़ाई के लिए पृथ्वी को डिजाइन किया गया है? कन्वेंशनल वारफेयर के लिए। जो हमारी जैसे जैसे वॉर का प्रारूप चेंज हो रहा है ना, उस हिसाब से हमें उस तरीके के हथियार बनाने पड़ रहे हैं, और वॉर का प्रारूप बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो पृथ्वी मिसाइल सीरीज जो है दैट इज डिजाइंड फॉर सरफेस टू सरफेस वारफेयर एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर कन्वेंशनल वारफेयर सिनेरियोज। नाउ अगला सवाल है कि विच इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन वाज क्रूशियल इन 1999 कारगिल वॉर एयर सपोर्ट टू द ग्राउंड ट्रूप्स। यहां पे क्वेश्चन में लिखा है एयर सपोर्ट। एयर सपोर्ट कौन देती है? इंडियन एयरफोर्स देती है। तो इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल वॉर जो करा था उसमें उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है, ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है ना। ऑपरेशन विजय तो आर्मी का था ना। ऑपरेशन विजय 1961 में जो हमने गोवा को लिबरेट किया था उसका भी नाम था, और 1999 वाले का भी नाम था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने जो 1999 में ऑपरेशन करा था कारगिल में, उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है जी। सो ऑपरेशन सफेद सागर वॉज द कोड नेम असाइंड टू द इंडियन एयरफोर्स रोल इन एक्टिंग जॉइंटली विद द ग्राउंड ट्रूप ड्यूरिंग द कारगिल वॉर ऑफ 1999। यहां से भी क्वेश्चन लगातार एफकेट और सीडीएस में देखने को मिले हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी का सुदर्शन चक्र कॉप्स प्राइमरली किस ज्योग्राफिकल एरिया को टारगेट करता है, सुरक्षा देता है? वेस्टर्न फ्रंट, नॉर्दर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट या साउदर्न फ्रंट? आपको क्या लगता है दोस्तों? इंडियन आर्मी का सुदर्शन चक्र प्राइमरली किस ज्योग्राफिकल एरिया को सुरक्षा देता है? बेसिकली भारत का जो साउदर्न फ्रंट है ना, जो केरला का साइड है, ठीक है, उस क्षेत्र को सुरक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र कॉर्प्स को जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। सो सुदर्शन चक्र कॉर्प्स प्लेज अ पाइवोटल रोल इन द गार्डिंग ऑफ साउदर्न फ्रंटियर्स ऑफ आवर कंट्री। नाउ लेट अस मूव अहेड। ये जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, पीसफुल एक तरीके से प्रोटेस्ट होता है इसमें, वॉज क्वाइंड बाई महात्मा गांधी ड्यूरिंग विच मोमेंट? नन कोऑपरेशन मोमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मोमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट? दोस्तों आपको याद होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद 1917 में सबसे पहले वो गए थे बिहार की धरती चंपारण, ठीक है। तो वेस्ट चंपारण में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह करा था और इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और चंपारण सत्याग्रह से ही ये जो टर्म है सत्याग्रह, ये इसका उत्सर्जन हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस था दैट वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो बिहार की धरती से 1917 से उन्होंने शुरू करा था। नाउ लेट अस मूव अहेड। अगला सवाल है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट? इसके ऊपर तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक शॉर्ट्स भी बना रखा है कि भारत के कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरता है। आई गेस यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट? क्योंकि इस पे आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलती रहती है और खास करके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, जो एक अच्छा इंडिविजुअल बनाने में भी, एक अच्छा इंसान बनाने में भी आपको मदद करता है। तो साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 स्टेट से होकर के गुजरता है, इंक्लूडिंग राजस्थान, हाँ जी, वेस्ट बंगाल, क्या महाराष्ट्र से गुजरता है? एमपी से तो गुजरता है। आप बताओ, क्या महाराष्ट्र से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? नहीं, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, ठीक है दोस्तों। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है
वो 8 इंडियन स्टेट से गुजरता है लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। वो 8 स्टेट का नाम आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके और कमेंट में लिख दो। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको नेमोनिक्स भी सिखा रखा है आपके अनअकैडमी के प्लस के क्लासेस में, ठीक है। ये भी मैंने बता रखा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 16 अलग अलग कंट्रीज से पास होता है और उन कंट्रीज को याद करने का ट्रिक क्या है वो भी मैंने आपको बता रखा है। कितने वाटर बॉडीज से पास होता है, कितने कॉन्टिनेंट से पास होता है, ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं, ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट और 6 वाटर बॉडीज से पास होता है और वो उनके नाम क्या है ये सारा हमने अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रखा है। नाउ विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है? दोस्तों इंडियन नेवी में जो अग्निवीर होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है चिल्का में, ठीक है। और चिल्का को कहा जाता है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। अब यहां पे 2-3 सवाल और आता है कि सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? क्या वुलर है? सबसे बड़ा ब्रैकिस वाटर लेक कौन सा है? क्या सांबर है? आप जरा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो यार चिल्का लेक को, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, जहां पे इंडियन नेवी के पर्सन्स की ट्रेनिंग होती है, ये हमारा सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है भारत में, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स बर्ड सेंचुरी। अगला सवाल है कि विच इंडियन आर्म्ड फोर्स एक्वायर्ड नाग अस्त्र 1, जो कि एक भारत में निर्मित ड्रोन है। इसको भारत में किसके लिए डेवलप किया गया है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड? और साथ ही साथ एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि नाग अस्त्र को किस कंपनी ने बनाया है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी ने एक्वायर करा है रिसेंटली एक इंडिजिनस ड्रोन को जिसका नाम है नाग अस्त्र 1, जिसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने, एंड इट वाज एक्वायर्ड रिसेंटली बाय द इंडियन आर्मी टू इंक्रीज इट्स ऑपरेशन एट लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इलाका है, और जो हमारा LAC है वो चाइना के साथ है। तो नाग 1 दैट कैन स्ट्राइक टारगेट्स विद इन 15 to 30 किलोमीटर, और ये GPS का इस्तेमाल करता है, ठीक है। GPS का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? हाँ जी, PS से होता है पोजिशनिंग सिस्टम, G से क्या होता है कमेंट में बता दो, ठीक है। तो यार ये एक हमारा इंडिजिनस ड्रोन है जो कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है, जिसका नाम है नाग अस्त्र। अगला सवाल और आज के सेशन का आखिरी सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया? देखो जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, आप देखोगे कि यहां पे जैसे ये प्लेन लगा है, अब इसको बहुत ही कम रनवे का डिस्टेंस मिलता है, तो कम दूरी में इसको अगर फ्लाई करना है ना, तो रनवे को इस तरीके से शिप को डिजाइन किया जाता है, जैसे देखो आगे वाला जो पार्ट है ना इसको एलिवेट कर दिया गया है, और एलिवेट हुआ तो ये जो प्लेन है इसका मुंडी ऊपर की तरफ चला गया। अब ये आराम से उड़ान भर लेगा कम दूरी में भी, कम रनवे में भी, ठीक है। और इधर देखो ये सारे प्लेन्स पार्क हो रखे हैं, अब ये जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे पहुंचा और यहां से ये दौड़ना स्टार्ट करेगा और फिर उड़ जाएगा हवा में। तो कम रनवे में भी इस तरीके से अगर शिप को डिजाइन किया जाता है तो वो उड़ान भर सकता है, टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। अब आप पूछोगे सर वो जब लैंड करता है तो उसका शिप में गिरने का चांसेस नहीं रहता क्या? तो देखो जब लैंड करता है ना, तो यहाँ पे ऐसे कुछ रबड़ का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और इसके नीचे से एक ऐसे बकल टाइप का निकलता है जो इसमें फंस जाता है, तो इधर जाकर के वो रुक जाएगा, वो गिरेगा नहीं आगे, ठीक है। और उसके लिए बहुत ही एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, बहुत ही एक्सपर्ट जो पायलट्स होते हैं ना वही ऐसे जगहों पे लैंड करा सकते हैं, ठीक है। तो भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है विक्रांत, और दोस्तों ये जो विक्रांत है इंडिजिनस वाला, ये इंडक्ट हुआ इंडियन नेवी में 2022 के अंदर में, ठीक है। अभी इंडियन नेवी ने एक प्रपोजल भी दिया है गवर्नमेंट को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको हम लोग इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 के नाम से जानेंगे, और ये भी विक्रांत का ही वर्जन होगा, ठीक है। तो साथियों आशा करता हूं ये सेशन आप सभी के लिए प्रोडक्टिव रहा। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स PDF। अगर आप NDA, CDS, FCAT, CAPF या SSB की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने की बहुत ही लाजवाब कंटेंट के साथ करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। जल्दी से इस बारकोड को स्कैन कीजिए और करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वन शॉट करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हो,
मैं फरवरी मंथ का आपको एक वन शॉट करंट अफेयर्स वीडियो बना करके दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हम आपके लिए करंट अफेयर्स का वन शॉट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ध्रुव जो कि हमारा एक कंप्लीट बैच है एफकैट के लिए, तो अगर आप एफकैट 2 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये गलती मत करना कि लास्ट के हम 60 डेज में कर लेंगे। लास्ट के 60 डेज में आप बस कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो अब अभी से जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, कंसिस्टेंट होकर के अगर आप डेली 2 से 3 घंटे देते हो ना तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो एग्जाम में, इवन यू कैन स्कोर 220+। तो फरवरी 22 से हमारी ये बैच स्टार्ट हुई है। प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अभी भी आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लस सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स का लेंगे, उसमें सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं इस बैच के। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज आपको प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आज यानी 27 फरवरी को एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, जो कि 29 फरवरी तक वैलिड है। लेकिन आप आज अगर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 40% ऑफ प्लस 3 मंथ्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री। आपको जो रेफरल कोड यूज करना है दैट इज LAF Live। तो फटाफट से जाकर के LAF Live लगा दीजिए। और ये जितनी भी बैचेज है ना, CDS की, एफकैट की, CAPF की, उन सारे बैचेस को आप एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।